सभी को गुड इवनिंग। एनएस एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे राजस्थान का जीके। राजस्थान के जीके के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक था वो था राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेश के अंतर्गत अपन ने पढ़ा था उत्तरी पश्चिम में मरुस्थलीय प्रदेश। उसके अलावा उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश से संबंधित जो भी शब्दावली थी, महत्वपूर्ण शब्दावली थी, उसके बारे में पीछे की क्लास में अपन ने डिस्कस किया है। उसके अलावा अब अपन नया आगे लेके चलेंगे जो उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश के अलावा जो भौतिक प्रदेश का दूसरा भाग है वह है अरावली पर्वतीय प्रदेश। तो आज अपन पढ़ेंगे अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश यानी राजस्थान के अंतर्गत जो अरावली का विस्तार है, अरावली पर्वतमाला का विस्तार है, वो किन किन जिलों में है, उनके आसपास का क्षेत्र कौन कौन सा है, उसके बारे में अपन देखने वाले हैं। तो अरावली पर्वतीय प्रदेश की बात करें उससे पहले सबसे पहले अपन अरावली पर्वतमाला की बात करें तो अरावली पर्वतमाला है वो किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है। ये आपको ध्यान रखना है। जो भौतिक प्रदेश है राजस्थान के भौतिक प्रदेश है, राजस्थान के भौतिक प्रदेश कितने भागों में बटा है? राजस्थान के भौतिक प्रदेश को 4 भागों में। ये आप इम्पोर्टेंट लगा के अपने रजिस्टर में लिख लेना। राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है उनको 4 भागों में बांटा है। सबसे पहले है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पीछे की क्लास में इसके बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया। उसके बाद में आता है अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश। उसके बाद में आता है पूर्वी मैदानी भाग। पूर्वी मैदानी भाग। उसके बाद में आता है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। ये किन के अवशेष है उनकी अगर बात करें, एक क्वेश्चन इनसे यहाँ से बनता है, किसी ना किसी एग्जाम के अंतर्गत पूछा जाता है। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और पूर्वी मैदानी भाग। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और पूर्वी मैदानी भाग, ये है टेथित सागर के अवशेष। अरावली पर्वतीय प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग जिनको अपन कहते हैं हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का पठार ये किन के अवशेष है? ये है गोंडवाना लैंड के भाग। इनको माना जाता है गोंडवाना लैंड का भाग। ये आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि जो अरावली पर्वतमाला है वो किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड का वो भाग है। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वो किन के अवशेष है? वो टेथित सागर के अवशेष है कि यहाँ पर क्या बहुत विशाल समुद्र था और वो पीछे क्या सरकता गया और यहाँ पर मरुस्थल आ गया, ऐसा माना जाता है। तो पूर्वी मैदानी भाग और उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है यह टेथित सागर के, याद रखना 1 नंबर और 3 नंबर, और 2 और 4 ये है गोंडवाना लैंड का भाग। ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान के अंतर्गत सबसे पहले अगर निर्माण की बात आई तो सबसे पहले ऐसे अरावली, ये आपको ध्यान रखना है, ऐसे अरावली यानी सबसे पहले अरावली पर्वतमाला का निर्माण हुआ राजस्थान के अंतर्गत। राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं उनमें सबसे पहले निर्माण अरावली पर्वतमाला का हुआ और सबसे अंत में हुआ उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का। ये आपको ध्यान रखना है, एंड में इसका हुआ और सबसे पहले हुआ निर्माण अरावली पर्वतीय प्रदेश का। तो अपन पीछे की क्लास में उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसके बारे में अपने डिस्कस कर चुके हैं कि ये मरुस्थल कहाँ कहाँ फैला हुआ है, यहाँ की जो वनस्पति है वो किस प्रकार की है, यहाँ कौन सी कृषि की जाती है, उनके बारे में अपने डिस्कस कर लिया। आज अपन पढ़ेंगे अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश
के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले ये देखते हैं कि जो अरावली पर्वतमाला है वो क्या है। अरावली पर्वतमाला है वो गोंडवाना लैंड का भाग है। दूसरी बात, सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतमाला, यानी अगर पर्वत श्रेणी की बात करें अपन तो सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है ये, यानी जो हिमालय श्रेणी है उससे भी पहले की है अरावली श्रेणी। ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कौन सी जो श्रेणी है वो सबसे क्या है प्राचीन है, तो वह है अरावली श्रेणी। ये आपको ध्यान रखना है। उसमें हिमालय ऑप्शन भी आएगा, लेकिन जो हिमालय है उससे भी पहले क्या है अरावली पर्वतीय प्रदेश, यानी जो अरावली श्रेणी है वो क्या है सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। यानी इसका जो निर्माण है वो हुआ था प्रीकैम्ब्रियन काल में, यानी आज से करीब 65 करोड़ वर्ष पूर्व। यानी जो इसका निर्माण है वो माना जाता है आज से 65 करोड़ वर्ष पूरा, यानी प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण माना जाता है। सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है, गोंडवाना लैंड का भाग है। और इसकी विस्तार की बात करेंगे अपन तो जो इसका विस्तार है टोटल जो इसकी लंबाई है वो है 692 किलोमीटर। 692 किलोमीटर, यह आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, एलडीसी के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो अरावली पर्वतमाला है उसकी कुल लंबाई कितनी है, वो है 692 किलोमीटर। उसके अलावा इसकी विस्तार की बात करेंगे तो इसका विस्तार यानी ये कहाँ से प्रारंभ होकर कहाँ तक है, तो इसका जो प्रारंभ माना जाता है ये प्रारंभ होती है खेड़ ब्रह्मा का पालनपुर। पालनपुर कहाँ है, गुजरात में। वहाँ से शुरू होकर और कहाँ तक है, रायसीना पहाड़ी तक। जो रायसीना पहाड़ी है वो कहाँ है, दिल्ली में। रायसीना पहाड़ी की जो मुख्य बात है वो ये है कि जो राष्ट्रपति भवन है, राष्ट्रपति जो भवन है वो कहाँ पर बना हुआ है, रायसीना पहाड़ी, यानी राय से जो पर्वतमाला है वहाँ पर क्या है राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। और उसके आगे जो जेएनयू कैंपस है, यानी जो इसकी लंबाई है 692 किलोमीटर। कहाँ से, खेड़ ब्रह्मा पालनपुर से लेकर कहाँ तक है, रायसीना पहाड़ी, जो कहाँ है, दिल्ली में। रायसीना पहाड़ी की जो मुख्य बात है, जो अपना राष्ट्रपति भवन है वो क्या रायसीना पहाड़ी पर ही बना हुआ है, दिल्ली के अंतर्गत। तो जो इसका विस्तार है वो 692 किलोमीटर है। खेड़ ब्रह्मा पालनपुर गुजरात से लेकर रायसीना पहाड़ी तक, ये इनकी बात है। जो कुछ मुख्य बातें हैं जो एग्जाम के अंतर्गत पूछ लेते हैं। अब अपन बात करते हैं जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है, यानी राजस्थान के अंतर्गत जो इसका विस्तार है उसके अपन क्या है अभी बात करने वाले हैं।
ये राजस्थान के अंतर्गत ये हो गया उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम। अपन बात कर रहे हैं अरावली पर्वतमाला के विस्तार की। यह है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और यह है अरावली जो पर्वतीय प्रदेश है। इसकी अगर बात करें अपन अरावली पर्वतमाला की तो यहाँ है खेड़ बर्मा, पालनपुर, गुजरात। यहाँ से इसका प्रारंभ होकर कहाँ तक है, यहाँ रायसीना पहाड़ी, दिल्ली, जहाँ राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। और इसके आगे क्या है, यहाँ JNU कैंपस है। तो इसके विस्तार की बात करेंगे तो इसका विस्तार कहाँ से प्रारंभ होता है, पश्चिम दक्षिण, यानी दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर विस्तार की अपन बात करेंगे। तो जो इसका विस्तार है वो कहाँ से शुरू है, दक्षिण पश्चिम में खेड़ बर्मा, पालनपुर, गुजरात टू ये यहाँ क्या हो गया, उत्तर पूर्व में रायसीना पहाड़ी, दिल्ली तक इसका ये विस्तार है। टोटल इसकी लंबाई है, लंबाई की बात करें तो कुल है 692 किलोमीटर। इसकी जो कुल लंबाई है वो है 692 किलोमीटर। कहाँ से, यहाँ पालनपुर से लेकर और यहाँ तक। दूसरी चीज अपन देखेंगे तो इसका विस्तार राजस्थान के अंतर्गत यहाँ क्या है, अधिक है, और उसके बाद में क्या है, कम होता जाता है। ठीक है, ये तो हो गया अरावली पर्वतमाला का जो विस्तार की अपन बात कर रहे हैं, यानी इसकी कुल लंबाई है 692 किलोमीटर, जो दक्षिण पश्चिम में खेड़ बर्मा यानी पालनपुर से गुजरात से लेकर उत्तर पूर्व में रायसीना पहाड़ी यानी दिल्ली तक इसका विस्तार है। ठीक है, अब समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई की बात करें, इस प्रदेश के अरावली पर्वतमाला प्रदेश की बात करें तो समुद्र तल से औसत ऊंचाई है 930 मीटर। यह आपको ध्यान रखना है, औसत ऊंचाई है 930 मीटर, यानी कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। अगर औसत ऊंचाई की बात करें वो है 930 मीटर। यह अरावली जो पर्वतमाला है उसका विस्तार है। अब राजस्थान के अंतर्गत देखेंगे तो राजस्थान में यह शुरू होती है यहाँ सिरोही से, यानी राजस्थान में विस्तार। अपन को बात करनी है राजस्थान के अंतर्गत। राजस्थान में विस्तार है दक्षिण पश्चिम में सिरोही टू उत्तर पूर्व में, यहाँ खेतड़ी और सिंगाना की जो पहाड़ियाँ यहाँ तक है। तो उत्तर पूर्व में खेतड़ी सिंगाना, खेतड़ी सिंगाना कहाँ है, झुंझुनू। राजस्थान में विस्तार की बात करें तो राजस्थान में यहाँ सिरोही से प्रारंभ होकर और यहाँ जो झुंझुनू है, झुंझुनू के अंतर्गत जो खेतड़ी सिंगाना की पहाड़ियाँ हैं यहाँ तक क्या इसका विस्तार है। राजस्थान के अंतर्गत ये राजस्थान में टोटल है 692 किलोमीटर। तो यहाँ से प्रारंभ होकर यहाँ तक यानी जो दूरी है वो कम होगी। कितनी दूरी है, तो राजस्थान में जो इसकी लंबाई है
वो है 550 किलोमीटर, यानी अकेले राजस्थान के अंतर्गत इसकी लंबाई है 550 किलोमीटर। टोटल है 692 किलोमीटर, राजस्थान में है 550 किलोमीटर, यानी जो लगभग 80% है वो क्या है, अकेले राजस्थान में है। तीसरी अगर बात करें अपन, जो अरावली पर्वतमाला है उनका विस्तार अपन देखें तो देखो यहाँ है गुजरात, ठीक है, तो गुजरात हो गया, फिर है राजस्थान हो गया, राजस्थान से बाहर निकलते आता है हरियाणा हो गया, और उसके बाद में जो केंद्र शासित प्रदेश है क्या, दिल्ली, यानी जो एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा, दिल्ली। ये जो इसका विस्तार है वो 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में, क्योंकि यहाँ गुजरात है, ये राजस्थान हो गया, राजस्थान से निकलते ही यहाँ आ गया हरियाणा, और हरियाणा के बाद में जो इसका विस्तार दिल्ली तक है, तो एक हो गया केंद्र शासित प्रदेश कौन सा, दिल्ली। ये तो इसका विस्तार है। राजस्थान में ये आप ध्यान रख लें, एसआई के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की जो लंबाई है वो कितनी है, वो है 550 किलोमीटर, यानी जो अरावली पर्वतमाला का विस्तार है राजस्थान में वो है 550 किलोमीटर, जो 80% है। कुल का कितना है, 692 किलोमीटर। समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई है लगभग 930 मीटर। विस्तार कहाँ से, ये आप ध्यान रखना, कई बार ये यहाँ पर भी कन्फ्यूज हो जाता है कि यहाँ से लेकर यहाँ पर देते पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम, ये आपको ध्यान रखना है। खेड़ ब्रह्मा पालनपुर आपको पता है राजस्थान के अंदर, अगर यहाँ पर क्या गुजरात पड़ता है राजस्थान के इस दिशा में, तो ये उत्तर दक्षिण पश्चिम, याद रखना आपको, दक्षिण और पश्चिम है, यहाँ से शुरू होकर जो उत्तर पूर्व की ओर इसका विस्तार है, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी एक मुख्य बात है कि राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। किस तरीके से, ये है मरुस्थलीय प्रदेश, यानी जो वर्षा है वो क्या है, 50 सेमी तक वर्षा होती है। मरुस्थल है, तो यहाँ तो मरुस्थल है। उसके बाद में अगर अरावली पर्वतमाला के अपन इस साइड दक्षिण पूर्व की ओर देखेंगे तो यहाँ क्या क्या है, यहाँ है मैदानी भाग, हाड़ौती का पठार, जहाँ क्या होती है, अधिक वर्षा होती है, फसल अच्छी होती है। तो ये राजस्थान को 2 समान भागों में बांट देती है। इधर तो क्या है, अरावली पर्वतमाला के मरुस्थल है, जहाँ पर क्या है, जो टिब्बे हैं, ये मान लो आप शुष्क क्षेत्र है, वर्षा यहाँ होती नहीं है, वनस्पति यहाँ पाई नहीं जाती है। उसके अलावा जो ही अगर अरावली पर्वतमाला के अपन दक्षिण पूर्व की ओर बात करेंगे तो यहाँ पर मैदानी भाग है, हाड़ौती का पठार है, जहाँ पर क्या है, अच्छी पैदावार होती है, अच्छी फसल होती है, बारिश भी अच्छी होती है, और यहाँ का जो मौसम है वो क्या है, इसकी बजाय यहाँ पर अच्छा रहता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये 2 समान भागों में बांट देती है। अब बात करेंगे अरावली पर्वतमाला की। जो अरावली पर्वतमाला है, राजस्थान का जो क्षेत्रफल, कितना क्षेत्रफल, जो कुल क्षेत्रफल है उसका कितना क्षेत्रफल घेरती है, ये घेरती है 9%। जो क्षेत्रफल है वो है राजस्थान के क्षेत्रफल का 9%। राजस्थान के क्षेत्रफल का 9% क्षेत्र में अरावली पर्वतमाला का क्या है, विस्तार है। जनसंख्या की बात करें तो कुल का कितनी जनसंख्या, 10% जनसंख्या इस क्षेत्र में निवास करती है। मुख्य बात ध्यान रख लेना, यहाँ पर जो जनजाति है वो क्या है, अधिक मात्रा में पाई जाती है, यानी इस क्षेत्र के अंतर्गत जनजाति अधिक मात्रा में पाई जाती है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 9% क्षेत्रफल अरावली पर्वतमाला का है, जहाँ पर राजस्थान की कुल जनसंख्या का 10% जनसंख्या क्या है, निवास करती है। ये ध्यान रख लेना, मुख्य इंपॉर्टेंट बात है कि राजस्थान के क्षेत्रफल का 9% क्षेत्रफल है और जनसंख्या निवास करती है 10%। यह आपको ध्यान रखना है। ये यहाँ उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल आ गया,
ये मैदानी भाग है, ये हाड़ौती का पठार है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर अपन बात करें, उसके अलावा अगर बात करें अरावली पर्वतमाला का, तो अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार अपन देखते हैं। राजस्थान में कौन कौन से जिले शामिल है उसके अपन अभी बात करते हैं। अब अपन बात करते हैं राजस्थान के अंतर्गत कौन कौन से जिले इस क्षेत्र के अंतर्गत, जो अरावली पर्वतमाला है उसके आसपास क्षेत्र है, वो कौन सा अरावली पर्वतमाला का प्रदेश लगता है, उसके अपन बात करेंगे। जो इसका विस्तार है, राजस्थान के अंदर किन किन जिलों में इसका विस्तार है। मुख्य बात यह है कि राजस्थान के अंतर्गत किन किन जिलों में अरावली पर्वतमाला का विस्तार है, उसके अपन अभी बात करते हैं। तो राजस्थान में अगर इसके विस्तार की बात करें तो विस्तार है 13 जिलों में। यह आपको ध्यान रखना है। यहाँ सिरोही यानी जो माउंट आबू है कहाँ पड़ता है, सिरोही के अंतर्गत। यहाँ से शुरू होकर कहाँ तक है, खेतड़ी सिंगाड़ा, यानी सिरोही टू झुंझुनू, ये आपको ध्यान रखना है। माउंट आबू, ये खेतड़ी सिंगाड़ा, ये आपको ध्यान रखना है। 550 किलोमीटर है राजस्थान के अंतर्गत इसका विस्तार। दो चीज़ें ये ध्यान रखनी है। राजस्थान के क्षेत्रफल का 9%, जनसंख्या 10% निवास करती है। सर्वाधिक जनजातियां इन्हीं क्षेत्र में निवास करती है। ठीक है। अब अगर विस्तार की बात करें 13 जिलों में, कौन कौन से 13 जिले। सबसे पहले देखो यहाँ सीमा लगती है माउंट आबू यानी सिरोही से शुरू होती है, तो सबसे पहले आ गया सिरोही। सिरोही के बाद में आता है उदयपुर। सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। उसके आगे ये क्षेत्र रहता है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा। अब बात करें उसके अलावा यहाँ पर आपको पता है डूंगरपुर और बांसवाड़ा, यहाँ तक भी क्या ये जो अरावली पर्वतमाला वो फैली हुई है। तो दो क्षेत्र जिले ये भी लगते हैं, एक तो है डूंगरपुर, एक बांसवाड़ा। कुछ हिस्सा है अरावली पर्वतमाला का यहाँ पर भी फैला हुआ है। उसके बाद में यहाँ से शुरू होगा, आपको पता है राजसमंद आ गया। राजसमंद आ गया। राजसमंद के जस्ट साइड में आ गया पाली। पाली आ गया। पाली के बाद में यहाँ पाली आ गया। अजमेर आ गया। जयपुर आ गया। जयपुर, अलवर आ गया। और कहाँ तक है, झुंझुनू तक है। ये 13 जिले हैं। सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, पाली, अजमेर। अजमेर के बाद में जयपुर और अलवर और सीकर झुंझुनू। सीकर,
सीकर और झुंझुनू। सीकर में रघुनाथगढ़ की पहाड़ी है, खंडेला की पहाड़ी है, वो क्या है, जो अरावली पर्वतमाला है उन्हीं की जो पहाड़ियाँ हैं उन्हीं का अवशेष है, जो रघुनाथगढ़ की पहाड़ी है। तो सीकर और झुंझुनू, तो ये 13 जिले हैं जिनमें अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। अब बात करें सर्वाधिक विस्तार, तो सर्वाधिक विस्तार है वो है उदयपुर में। नोट कर लेना ये चीज, सर्वाधिक विस्तार है उदयपुर में और न्यूनतम विस्तार है अजमेर में। सर्वाधिक ऊंचाई की बात करें, सर्वोच्च स्थान है वो है गुरु शिखर। कहाँ? माउंट आबू, सिरोही। तो सर्वाधिक ऊंचा स्थान है वो सिरोही में आता है, गुरु शिखर का। और जो निम्न स्थान आता है वो आता है पुष्कर घाटी। कहाँ? अजमेर में। यानी इसका सर्वोच्च स्थान अपन बात करेंगे तो जो गुरु शिखर है वो क्या है? सर्वोच्च शिखर है। इसका सर्वोच्च स्थान वो गुरु शिखर होगा, जहाँ कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही के अंतर्गत है। और निम्नतम स्थान की बात करेंगे तो वो है पुष्कर घाटी अजमेर में। ये आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक विस्तार वाला आपको ध्यान रखना है, उदयपुर में है, न्यूनतम है अजमेर के अंतर्गत। ठीक है। अब बात करें इस क्षेत्र में वर्षा की, जो मुख्य बात है वर्षा। वर्षा की अपन अगर बात करें तो वर्षा है वो होती है 50 से 100 सेमी वर्षा होती है। जलवायु है उपार्द्र जलवायु पाई जाती है यहाँ पर, यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आती है मिट्टी, तो लाल पीली भूरी, लाल पीली भूरी कंकरीली यहाँ मिट्टी पाई जाती है। इस प्रदेश की अगर और अपन बात करें, वर्षा यहाँ होती है 50 से लेकर 100 सेमी तक वर्षा होती है। जलवायु उपाद्र जलवायु पाई जाती है। मिट्टी लाल पीली भूरी कंकरीली मिट्टी पाई जाती है। इस क्षेत्र में जो मक्का यानी जो खेती है वो किसकी होती है? सर्वाधिक, यानी जो मक्का सर्वाधिक प्राप्त किया जाता है, मक्का की खेती होती है। जो ये ढलान है, ये जैसे पर्वत है, इनके बीच में जो ढलान है, यहाँ पर क्या है? मक्का की खेती की जाती है, सर्वाधिक मक्का की खेती। यह आपको ध्यान रखना है। वर्षा हो गई 50 से 100 सेमी। जलवायु उपाद्र जलवायु, मिट्टी लाल पीली भूरी कंकरीली है। और खेती की अपन बात करें तो अरावली के जो ढाल है वहाँ पर खेती की जाती है, मक्का की खेती विशेषतः की जाती है। क्षेत्रफल यह 9% जनसंख्या, 10% सर्वाधिक जनजातियाँ इन क्षेत्र में पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर इस क्षेत्र की अपन बात करें, राजस्थान के अंतर्गत इस क्षेत्र की बात करें तो जो खनिज उत्पादन है, यानी राजस्थान में जितना अगर खनिज उत्पादन किया जाता है क्षेत्र विभिन्न क्षेत्रों में, वहाँ अरावली पर्वतमाला में 70% प्राप्त किया जाता है। यानी अगर राजस्थान में 100% अगर खनिज प्राप्त किए जाते हैं, उनमें से अकेले अरावली पर्वतमाला है, इनसे यहाँ से प्राप्त किए जाते हैं 70% खनिज प्राप्त किए जाते हैं। यह आपको ध्यान रखना है, 70% खनिज उत्पादन। यार इन जो पहाड़ी इलाका है इनमें क्या है? बहुत मात्रा में यहाँ पर खनिज पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब अपन बात करते हैं यहाँ पर कृषि की, यानी यहाँ पर पहाड़ पर्वत हैं, उनके अलावा कई जगह जैसे मैदानी भाग भी है, ये अरावली के कुछ ढलान भी है। उसके अलावा इसके जो दक्षिणी भाग है ये रह गया, इसके यहाँ जो पूर्वी भाग है वहाँ पर कौन सी कृषि की जाती है, उन अगर इसके आसपास के क्षेत्र में कौन सी कृषि की जाती है उनके बारे में अपन देखें तो अपन करते हैं अरावली पर्वतमाला में कृषि।
अरावली पर्वतमाला में कृषि की अपन बात करें ये अरावली पर्वतमाला है, इसमें अपन बात कर रहे हैं कृषि की। तो कृषि के क्या कुछ प्रकार है, जैसे एक तो यह हो गया अरावली जो पर्वतमाला है उसके ढलान। एक नंबर पे ले लेते हैं अपन अरावली पर्वतमाला के ढलान। एक नंबर पर लेते हैं अरावली जो पर्वतमाला है उसके ढलान की बात करें, यानी जो पर्वतीय ढाल है उनकी अपन बात करें तो वहाँ पर जो कृषि की जाती है उसका एक विशेष नाम है जिसको कहते हैं वालरा कृषि। ये जो इन ढलान पर कृषि की जाती है, मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है अरावली पर्वतमाला में जो कृषि की जाती है वो कृषि की जाती है स्थानांतरण कृषि या जूमिंग कृषि। यह क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, जूमिंग कृषि। अब अपन देख रहे हैं ये है कृषि के प्रकार कि कुछ कृषि है जो एग्जाम में पूछ लेते हैं। अरावली पर्वतमाला में जो कृषि है वो स्थानांतरण कृषि या जूमिंग कृषि की जाती है। किस तरीके से ये जूमिंग कृषि या स्थानांतरण कृषि होती क्या है, जैसे ये क्या है पर्वतमाला है, ये तो हो गए इनके जो ढलान, ये हो गया इनका जो मैदानी भाग। यहाँ पर क्या है पेड़ पौधे खड़े रहते हैं। ये क्या करते हैं, इन पेड़ पौधों को या तो काट देते हैं या फिर इनको जला देते हैं। जला के फिर क्या करते हैं, ये मैदानी बाग तैयार करते हैं कृषि के लिए। यानी जो यहाँ पर क्या जो वृक्ष पाए जाते हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उनको जलाकर एक मैदान तैयार करते हैं। उस मैदान पे जो ये कृषि करते हैं, कौन सी कृषि, जूमिंग कृषि, जो स्थानांतरण कृषि। ये क्या करते हैं, 1-2 साल, 1 से लेकर 3 वर्ष तक, यानी 1-2 साल ये क्या कृषि करते हैं और फिर इस स्थान को छोड़ देते हैं और फिर आगे जो भी स्थान मिलता है वहाँ पर ये कृषि करते हैं। इसी प्रक्रिया में यानी या तो उनकी कटिंग कर देते हैं और या फिर क्या कर देते हैं, इनको जला के जो मैदानी बाग कृषि के लिए समतल भूमि तैयार कर लेते हैं और वहाँ पर क्या है कृषि करते हैं। तो ये होगी स्थानांतरण कृषि या जूमिंग कृषि। स्थानांतरण यानी फिर इस भूमि को क्या करते हैं, ये छोड़ देते हैं और दूसरी जगह ढूंढते हैं। इस तरीके से ये कृषि तैयार करते हैं। अब क्या कर दिया, वर्तमान में इस कृषि को सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा क्या है बैन कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया है इस कृषि को। यानी ये कृषि कोई भी नहीं करेगा, इस पर क्या पूर्णतः बैन लगा दिया। जो स्थानांतरण कृषि, जो जूमिंग कृषि थी, उस पर क्या है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय द्वारा क्या है रोक लगा दी। ये आपको ध्यान रखना है कि जूमिंग कृषि होती क्या है। इसमें क्या करते हैं, जो ढलान है, जो मैदानी भाग है, वहाँ पर जो वृक्ष होते हैं उनको जला देते हैं या उनको काट कर एक भूमि के लिए, कृषि के लिए जो जगह तैयार करते हैं और वहाँ पर ये कृषि करते हैं। 1-2 साल तक ये कृषि करते हैं। उसके बाद में इसको छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, उसके बाद में तीसरे स्थान पर चले जाते हैं। इस तरीके से ये कृषि तैयार करते हैं। तो इसको कहते हैं स्थानांतरण कृषि या जूमिंग कृषि। अब कुछ कृषि के प्रकार हैं, कौन कौन से प्रकार है। सबसे पहले जो ढलान है,
अरावली पर्वतीय जो ढाल है उन पे जो कृषि की जाती है उसको कहते हैं वालरा कृषि। वालरा कृषि ये कृषि की जाती है गरासिया जनजाति द्वारा। गरासिया जनजाति द्वारा जो वालरा कृषि है वो गरासिया जनजाति द्वारा की जाती है। और कौन से क्षेत्र में? जो सिरोही का क्षेत्र है, सिरोही क्षेत्र में ये कृषि की जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। वालरा कृषि कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि जो वालरा कृषि है वो कौन सी जनजाति द्वारा की जाती है? गरासिया जनजाति द्वारा। कहाँ पर की जाती है? जो अरावली पर्वतीय ढलान है वहाँ पर ये कृषि की जाती है, सिरोही क्षेत्र में। उसके बाद में एक दूसरा प्रकार आता है जो ये मैदानी भाग, एक श्रेणीबद्ध रूप से क्या है? पर्वतमाला है। उसके बाद में कुछ मैदानी भाग भी आता है। इन ढलानों के बाद में क्या है? कुछ मैदानी भाग भी आते हैं। यहां जो कृषि की जाती है वो की जाती है चिम्माता कृषि। जो कृषि का प्रकार है वो है चिम्माता। यह आपको ध्यान रखना है। कौन से क्षेत्र में की जाती है? उदयपुर क्षेत्र में। किनके द्वारा? भीलों के द्वारा। जो दूसरा कृषि का प्रकार है वो है चिम्माता। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, नोट कर लेना बुक के अंतर्गत। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं चिम्माता कृषि, वालरा कृषि, झुमिंग कृषि। तो जो चिम्माता कृषि है वो क्या हो गई? तो ये मैदानी भाग है। इन पर्वतमाला के मध्य में जो मैदानी भाग है वहाँ पर कृषि की जाती है, उसको कहते हैं चिम्माता कृषि। कौन से क्षेत्र में? जो उदयपुर का क्षेत्र है, उदयपुर का आसपास का क्षेत्र है, वहाँ पर भीलों द्वारा जो कृषि की जाती है उसको कहते हैं चिम्माता कृषि। उनके अलावा फिर इस जो अरावली पर्वतमाला है इसका कुछ भाग बच गया, जो दक्षिणी भाग है उनकी पर बात करें। इस दक्षिणी भाग की बात करें, कौन से की? यहाँ पर कौन कौन सा आता है? 3 नंबर आ गया। डूंगरपुर जो बांसवाड़ा है, डूंगरपुर और जो बांसवाड़ा है वहां पर जो कृषि की जाती है उसको कहते हैं दजिया कृषि। दजिया कृषि कौन सा भाग हो गया? यानी जो अरावली का 3 नंबर पर अरावली के दक्षिणी भाग में, अरावली का जो दक्षिणी भाग है उसमें कृषि की जाती है। डूंगरपुर जो बांसवाड़ा का क्षेत्र है उसमें कृषि की जाती है, उसको कहते हैं दजिया कृषि। जो डामोर जनजाति है, डामोर जनजाति, उसके द्वारा जो कृषि की जाती है उसको कहते हैं दजिया कृषि। एक प्रकार और आता है कृषि का, बत्रा कृषि। यानी जो पूर्वी भाग है, 4 नंबर पे आ गया, जो पूर्वी भाग है अरावली का, जो पूर्वी भाग, अरावली का पूर्वी भाग है, जो यहाँ पर जो कृषि है इसकी अपन बात करें, जो अरावली का जो पूर्वी भाग है उसकी बात करें तो वो होती है, वहाँ पर की जाती है बत्रा कृषि। तो कृषि का प्रकार है बत्रा कृषि। 12 क्षेत्र है, यानी जो 12 शहर है, 12 क्षेत्र है, वहाँ पर की जाती है सहरिया जनजाति द्वारा। सहरिया जनजाति द्वारा, तो सहरिया जनजाति है उसके द्वारा कृषि की जाती है बत्रा कृषि 12 के आसपास के क्षेत्र में। यह आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। झुमिंग कृषि, वालरा कृषि क्या है? वालरा कृषि जो अरावली के जो ढाल है, ढलान है, उन पे जो कृषि की जाती है उसको कहते हैं वालरा कृषि। किनके द्वारा? गरासी जनजाति द्वारा। कौन से क्षेत्र में? सिरोही क्षेत्र में। 2 नंबर पे आती है जो मैदानी भाग बच गए वो है चिम्माता कृषि। उदयपुर के आसपास का क्षेत्र है वहाँ पर ये कृषि की जाती है। जो ये श्रेणीबद्ध रूप से पर्वतमाला है उनके बीच में जो मैदानी भाग है उनकी अपन बात करें, यहाँ पर की जाती है चिम्माता कृषि भीलों द्वारा। फिर आगे आती है जो दक्षिणी भाग है, पर्वतमाला का जो दक्षिणी भाग है यहाँ पर कृषि की जाती है दजिया कृषि डामोर जनजाति द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है, डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंतर्गत जो डामोर जनजाति है उनके द्वारा कृषि की जाती है दजिया कृषि। उसके अलावा अरावली का जो पूर्वी भाग है वहाँ पर जो बत्रा कृषि की जाती है सहरिया जनजाति द्वारा। जो 12 शहर है वहाँ पर कृषि की जाती है।
ये होगी कृषि की बात। अरावली पर्वतमाला के अंतर्गत जो कृषि है उनकी बात होगी, जो कृषि के प्रकार है यहाँ के आसपास के क्षेत्र में उनके अगर ये बात होगी। अब बात कर रहे हैं अपन इसका महत्व क्या है, यानी राजस्थान के अंतर्गत जो अरावली पर्वतमाला है इसका क्या महत्व है। इसके महत्व की अपन बात करते हैं तो अरावली पर्वतमाला का महत्व है, ये राजस्थान में इसका विस्तार है, इसका कुछ महत्व है, किस तरीके से है वो अपन उसकी बात करते हैं। यहाँ क्या है, उत्तरी जो पश्चिमी मरुस्थल है, ये हो गया उत्तर, दक्षिण और ये पूर्व और पश्चिम, ये हो गया दक्षिण। यदि इस क्षेत्र में क्या है, मरुस्थल है, इसका विस्तार किस तरीके से है, जो दक्षिण पश्चिम टू उत्तर पूर्व, ये तो इसका विस्तार है। इसका महत्व क्या है, इसका महत्व है सबसे पहले यहाँ मरुस्थल है, यहाँ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं। ये पर्वतमाला का विस्तार इस तरीके से है, दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर। इसके इस दिशा में, उत्तर दिशा में अपन बात करें, उत्तर पश्चिम दिशा में क्या है, मरुस्थल ही मरुस्थल है। सबसे पहले इसका जो महत्व है यानी अरावली पर्वतमाला का महत्व है। तो सबसे पहले जो ये मरुस्थल है उस मरुस्थल के प्रसार को रोकती है, मरुस्थल के प्रसार को रोकना। आप एक चीज नोट करेंगे, यहाँ मरुस्थल है, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, ये पर्वतमाला है, यह क्या करती है, इस मरुस्थल के प्रसार को इस दिशा में जाने से, यानी जो पूर्व दक्षिण दिशा है इस दिशा में जाने से इस मरुस्थल को रोकती है। सबसे मुख्य बात तो ये होगी। दूसरी बात, ये राजस्थान है, ये अरब सागर, ये हो गया, इधर है बंगाल की खाड़ी। जो बंगाल की खाड़ी का मानसून आएगा वो किस तरीके से आएगा, ऐसे आएगा। ये क्या है, बंगाल की खाड़ी का मानसून, बंगाल की खाड़ी का मानसून, यानी यहाँ पर क्या है, दो मानसून आते हैं, एक अरब सागर का मानसून, एक बंगाल की खाड़ी का मानसून। बंगाल की खाड़ी का मानसून कैसे आएगा, इस तरीके से आएगा। ये यहाँ पर पर्वतमाला है तो इस मानसून को क्या है, यहीं रोक लेगी, यहाँ रोक के जो ये पूर्वी भाग है यहाँ पर क्या है, खूब वर्षा करवाएगी। तो 2 नंबर बात ये हो गई कि बंगाल की खाड़ी के मानसून को, बंगाल की खाड़ी के मानसून को रोककर पूर्वी दिशा में वर्षा करवाना, यानी इस मानसून को ये या यहाँ रोक लेगी और जो पूर्वी भाग है राजस्थान का उसमें क्या है, अच्छी बारिश करवाता है। कौन से मानसून, बंगाल की खाड़ी का जो मानसून रहेगा वो। तीसरी चीज़, एक मरुस्थल की जो मुख्य विशेषता, जो मरुस्थल के अंतर्गत इसका क्या है, एक नुकसान भी है।
यानी जो अरब सागर का मानसून है वो इस तरीके से इस दिशा में आएगा। तो अरब सागर का जो मानसून है उसके ये समांतर होने के कारण, ये ध्यान रखना आप, अरब सागर के मानसून के समांतर होने के कारण यहाँ का जो मानसून आएगा वो यहाँ से सीधा निकल जाएगा और ये वर्षा कहाँ करेगा, यहाँ उत्तरी भाग में, यहाँ से सीधा क्या है उत्तरी भाग में चला जाएगा। यानी इस क्षेत्र में क्या है, बिना वर्षा किए, किसके कारण, इस जो अरब सागर का मानसून है उस मानसून के विस्तार, यानी जो अरावली पर्वतमाला का विस्तार है वो किसके समांतर होने के कारण, अरब सागर के मानसून के समांतर होने के कारण यहाँ पर क्या ये मानसून बिना वर्षा के उत्तर दिशा में चला जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तीसरी चीज, तो ये तीसरी चीज ये हो गई कि इसके जो मानसून, यानी जो ये आपको ध्यान रखना है, अरावली पर्वतमाला का विस्तार अरब सागर के मानसून के समानांतर, यानी दक्षिण पश्चिम टू उत्तर पूर्व, ये आपको ध्यान रखना है कि अरावली जो अरब सागर का मानसून का जो विस्तार है वो किस दिशा में है, दक्षिण पश्चिम तो उत्तर पूर्व, और उसी अकॉर्डिंग है वो क्या है, इसका विस्तार है अरावली पर्वतमाला का। तो यहाँ पर क्या है, बिना वर्ष बादल यहाँ के बिना बारिश के उत्तर दिशा में चला जाता है ये मानसून। ठीक है, ये जो मुख्य बात है। अब अरावली पर्वतमाला की जो मुख्य बात और आती है अपने सामने, भारतीय महान जल विभाजक रेखा, इसको कहते हैं भारतीय महान जल विभाजक रेखा, भारतीय महान जल विभाजक रेखा। किस तरीके से, यानी अब जो जल का विभाजक किस तरीके से करते हैं, इसको भारतीय महान जल विभाजक रेखा क्यों कहते हैं। राजस्थान के अंतर्गत क्या है, कुछ नदियां बहती है, एक तो पूर्वी दिशा में जो नहीं ये है अरावली पर्वतमाला, उसके तो उगा पूर्व दिशा में। तो यहाँ पर जो नदियाँ बहती है वो अपना जल ले जाती है बंगाल की खाड़ी में। यहाँ पर जो भी नदियाँ बहती है वो किसी न किसी में मिलकर और अपना जल लेके जाती है बंगाल की खाड़ी में, यानी इस दिशा में लेके जाती है। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो पश्चिम दिशा में कोई न कोई नदी, जैसे लूनी नदी बहती है, वो अपना जल कहाँ लेके जाती है, अरब सागर में। यानी इन नदियों का जो भाग है वो इस तरीके से बांट दिया कि जो पूर्वी दिशा की जो नदियाँ होंगी वो अपना जल लेके जाती है बंगाल की खाड़ी में, पश्चिम दिशा में जो भी नदी यहाँ से निकलती है, कहीं से बाहर से आती है, वो अपना जल लेके जाती है अरब सागर में। तो इस तरीके से इसको क्या है, दो भागों में बांट दिया, तो इसलिए इसको कहते हैं भारतीय महान जल विभाजक रेखा। ये आपको ध्यान रखना है। अब क्या करते हैं, जो अरावली पर्वतमाला है इसको अपन बांट सकते हैं तीन भागों में। किस तरीके से, एक तो हो गया ये भाग, एक हो गया ये भाग, एक हो गया ये भाग, यानी उत्तरी भाग अरावली पर्वतमाला का उत्तरी भाग, मध्य भाग और दक्षिणी भाग। तीन भागों में इसको बांट दिया, उत्तरी भाग, मध्य भाग और दक्षिणी भाग। इसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में एक एक के बारे में देखेंगे। उत्तरी भाग का विस्तार है, कौन कौन से जिले आते हैं, मध्य के अंतर्गत कौन कौन से जिले शामिल है, कौन कौन सी वहाँ पहाड़ियाँ हैं, उन पहाड़ियों की ऊंचाई क्या है, सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है, उनकी ऊंचाई के अनुसार पहाड़ियों का जो क्रम है वो भी अपन देखेंगे। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। उसके बाद में यहाँ अरावली पर्वतमाला में कुछ दर्रे भी पाए जाते हैं, उनके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। या आप